वेलकम टू A3। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत। तो ये प्राचीन भारत की पहली वीडियो है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझें। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेट भी दिया गया है, आप उसे भी लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल और है एक ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और आदि ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को बोल सकते हैं हम लोग हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल की ऐसा समय, वह समय या वह काल जिस समय मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यानी कि कह सकते हैं कि मनुष्य एकदम आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहा था, पूरी तरह से जंगली था। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल का समय कहेंगे। तो सिंपल सा बात समझेंगे कि जिस काल में मनुष्य आदि मानव की तरह जिंदगी जीते थे, जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिस काल के मनुष्य असभ्य थे, उन्हें सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं था, तो स्पष्ट है उस समय का हमें किसी भी प्रकार का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होगा। तो उस समय की जानकारी हम लोग पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। तो जिस समय की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखिए, तो सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता थे एवं जिनके अध्ययन केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यही बात मैंने आपको बताई कुछ देर पहले। अब प्रागैतिहासिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो ये समय हर किताब में अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन जो एक एक्यूरेट समय है या फिर हम बोल सकते हैं कि लगभग आसपास का समय है, उसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2.5 लाख BC से 2500 BC के आसपास। तो 2.5 लाख BC से 2500 BC जो है इस सभ्यता का जो काल है प्रागैतिहासिक काल का समय माना जाता है। अगला नोट देखते हैं हम लोग। इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पाषाण काल इसी को कहते हैं हम लोग। इस काल का मनुष्य असभ्य था। ऑटोमेटिक बात था कि ये लोग जंगली थे, तो असभ्य होंगे ही। अच्छा, इस काल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्या किया जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पूरा पाषाण काल को भी फिर 3 भागों में बांटा जाता है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो जब हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे तो उस समय इन सब चीजों को देखेंगे। तो बात समझ में आई यहाँ तक? तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यानी कि ऐसा समय जिस समय मनुष्य पूर्णतः जंगली था, जिस समय किसी भी प्रकार का सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, यानी आदि मानव का समय, तो वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो प्रागैतिहासिक काल। अब आगे बढ़ते हम लोग। अगला है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो अब आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो यहाँ पर क्या हो गया था कि मनुष्य सभ्य हो गया था। तो सभ्य हो गया था मतलब इसे सभ्यता संस्कृति की जानकारी हो चुकी थी, तो यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो जिस सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, किंतु वहाँ के जो द्वारा लिखे गए लेख हैं, उन लेखों को आज तक हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाए हैं, फिर उसको समझ हम लोग नहीं पाए। लेकिन लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें समझने में आज तक हमें सफलता हासिल नहीं हुई है। तो इतिहास का वह समय जिस समय मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, किंतु उनके द्वारा लिखे गए
लेखों को आज तक हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ या समझ नहीं पाए हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो क्या है, इस काल का लिखित विवरण क्या है, उपलब्ध है, क्योंकि इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, किंतु इस काल की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। अच्छा, इसका समय अगर पूछ लिया जाए, आदि ऐतिहासिक काल का समय, तो ये समय है 2500 BC से 600 BC के आसपास। अच्छा, इस काल में क्या हो गया था, मनुष्य सभ्य हो गया था। इस काल में दो सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग देखें तो किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या फिर बोल सकते हैं कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता, या फिर बोल सकते हैं कि भारत की पहली सभ्यता। तो हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली सभ्यता या भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये किस काल की थी, तो आदि ऐतिहासिक काल की। तो अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते होंगे, लेकिन हम उनकी लिखी हुई बातों को अब तक समझ नहीं पाए हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ के इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं, हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उस साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ का भी इतिहास जो है वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। तो आदि ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने का भी एक ही तरह का है क्या, पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, एक और सभ्यता इस काल के अंदर आती है, एक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, इन दोनों सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। हम लोग इस बात को याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है कि इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, और इसके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, जो इनके द्वारा किताबें लिखी गई या फिर जो अभिलेख खुदवाए गए, उन अभिलेखों पर लिखी हुई भाषाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऐतिहासिक काल का समय कहेंगे। तो जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना भी जानता था, मनुष्य पूर्णतः सभ्य हो चुका था, मनुष्य सभ्यता और संस्कृति को बसा लिया था, एवं उनके द्वारा जो लिखी गई भाषा है उनको भी हम लोग आज आसानी से समझ पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक काल कहलाएगा। तो स्पष्ट रूप से अगर ये कहा जाए कि ऐतिहासिक काल का इतिहास किन बातों पर निर्भर है, तो हमें जो वहाँ की जानकारी प्राप्त हुई है, किन बातों पर से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पुरातात्विक स्रोत तो मिले ही हैं। दूसरा, उनके जो लिखित स्रोत हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उनके लिखित स्रोतों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और उस काल में क्या हुए थे, कुछ विदेशी यात्री भी हमारे भारत में आए थे, जैसे मेगास्थनीज हो जाएंगे, फाहियान हो जाएंगे, हेनसांग हो जाएंगे। तो इन सबों के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उन सबों से भी क्या मिलती है, हमें इस काल की जानकारी मिलती है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा काल जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, उसके लेख को पढ़ा भी जा सका है, और इस काल की जानकारी के तीन स्रोत हों, पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत और विदेशियों का विवरण, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। अच्छा, इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था तथा इसके लेख को पढ़ा एवं समझा जा सकता है। इस काल के इतिहास को जानने के लिए लिखित स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों का विवरण उपलब्ध है। अच्छा, अगर ये टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 600 BC से 1947 AD तक, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, यानी कि महाजनपद का काल से लेकर हमारे देश की आज़ादी तक का समय ऐतिहासिक काल के भीतर आता है। अच्छा, आगे अगला हम लोग देखें तो इस ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या, प्राचीन भारत, एक को कहते हैं मध्यकालीन भारत, और एक को कहते हैं आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और ये जो आधुनिक भारत है, ये जो हिस्सा हम लोग करके पढ़ते हैं अपने इतिहास को, ये ऐतिहासिक काल का हिस्सा है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत का टाइम पीरियड कब से कब था। तो प्राचीन भारत का टाइम पीरियड अगर देखें तो 600 BC से 712 AD तक, यानी कि महाजनपद के काल से जो पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का 712 में पंजाब प्रांत में, वहां तक का काल जो है प्राचीन भारत में माना जाता है। 712 से 1757 का जो काल है उसे कहते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत का काल, यानी कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम पंजाब के क्षेत्र में इंटर किए थे, उस समय से लेकर प्लासी की लड़ाई तक के समय को किस में रखा गया, मध्यकालीन भारत में रखा गया। और एक आता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का काल जो है वो प्लासी की लड़ाई से लेकर 1947 तक को माना जाता है, यानी कि 1757 AD से 1947 AD का जो समय है वो क्या कहलाएगा, आधुनिक काल कहलाएगा, यानी कि आधुनिक भारत के अंतर्गत उसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो इन तीनों समय में जो है लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर देखने को मिलता है, और इसी अंतर के आधार पर क्या किया गया है, इस भारतीय इतिहास का विभाजन किया गया है। ऐतिहासिक काल को बांटकर 3 भागों में कर दिया गया है, जिसे हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहते हैं। तो अब तक हम लोग यहाँ तक याद कर लेते हैं फिर से कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि भारतीय इतिहास को कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है ना। हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, इस काल में मनुष्य पूर्णतः जंगली था, मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मनुष्य पूर्णतः असभ्य था। इस काल की जानकारी हम लोग लिखित स्रोतों से नहीं मिलती है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। और इसको भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसका टाइम पीरियड हम लोग कब से कब तक देखे थे, 2.5 लाख BC से 2500 BC तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। इस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, किंतु उनकी लिखी हुई लिपि जो है ऐसी है कि हम लोग आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं, है ना। और इस काल के अंतर्गत हम लोग 2 सभ्यता को देखेंगे, एक वैदिक सभ्यता और एक सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 2500 BC से 600 BC। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य पूर्णतः सभ्य हो गया था, इन्होंने सभ्यताएं बसा ली थी, पढ़ना लिखना भी जानता था, और इनके द्वारा पढ़ी गई लिपि को हम लोग आज आसानी से समझ भी सकते हैं। और इसी काल में क्या हुए थे, बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे देश में भारत आए थे। और इस काल को भी क्या किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो अगर कुछ बात हम लोगों को याद रखा जाए वन लाइनर के फॉर्म में, तो क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। एक ग्रीक इतिहासकार थे जिसको हम लोग यूनान भी कहते हैं ना, ग्रीक बोले या फिर यूनान बोले, तो यूनान देश के थे कि हेरोडोटस नाम के व्यक्ति, इन्होंने ही सबसे पहले क्या की थी, मतलब इतिहास लिखने का प्रारंभ किया था। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो हेरोडोटस ने की थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के थे, तो हम लोग याद रखेंगे यूनान के, यानी कि ग्रीक के। और ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने कोई पुस्तक लिखी, तो इनकी जो पहली पुस्तक है, जिसे भारतीय इतिहास की भी पहली पुस्तक कह सकते हैं, उसका नाम है हम लोग हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। और ये कब की पुस्तक है, तो लगभग आज से 2500 साल पहले की पुस्तक है। तो सबसे पहले इतिहास लिखने का जो प्रयास है हेरोडोटस ने किया है। इन्हें इतिहास के क्या कहते हैं, हम लोग पिता भी कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, जो कि 500 BC यानी कि आसपास लिखी गई थी। अच्छा, समय के आधार पर भी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 2 कालखंडों में बांटा गया है। इन्हें BC एवं AD कहा जाता है। अच्छा, BC को अगर हम लोग समझे तो BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अब इसको समझते हैं दोनों क्या है। तो BC को अगर बोले तो जो ईसा मसीह का काल है उसे माना जाता है 0। उससे बिफोर का समय, जैसे कि हम लोग अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले जाए तो वहाँ के तारीख को BC में लिखा जाता है, ईस्वी पूर्व कहते हैं हिंदी में। अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद जाया जाए तो उसे हम लोग AD कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी, और इसे हम लोग ईस्वी से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग BC में देखें तो BC में जैसे कि समय उल्टा चलेगा। समय उल्टा कैसे चलेगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उसकी मृत्यु 483 BC में हो गई थी। तो मतलब 563 से हम लोग किधर की ओर आ रहे हैं, 463 की ओर आ रहे हैं, तो मतलब हम लोग उल्टा आएंगे। तो BC में जो समय होगा वो उल्टा चलेगा, यानी कि जैसे कि 563 के बाद फिर 562, फिर 561, इस तरह से हम लोग चलेंगे इसमें BC में। और AD में जिस तरह से हम लोग संख्या अभी के रूप में गिनते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, AD के रूप में पढ़ेंगे। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास को समय के आधार पर कितने कालखंडों में बांटा गया है, भारतीय इतिहास का किसी भी देश के इतिहास को 2 भागों में, एक BC एक AD। अब आगे समझते हैं। अच्छा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए हेरोडोटस कहाँ के थे, तो हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। अच्छा, कुछ बात हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे जो आगे चल के हम लोग पाषाण काल में फिर से पढ़ेंगे इसको। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया था, कुत्ता को, और सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग किसको शुरू करेंगे आज से, सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सबसे पहले बात, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल में आती थी, हम लोगों ने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल में। अर्थात यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, किंतु इनकी द्वारा लिखी गई लिपि ऐसी है जिसे हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ का भी जो अध्ययन हम लोग करेंगे सिर्फ किस पर आधारित होगा, पुरातात्विक
स्रोतों पर ही आधारित होगा। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अच्छा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इन सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, या कहीं कहीं इसके लिए मेलुहा शब्द भी लिखा गया है। आखिर ये अलग अलग नाम जो है क्यों पड़े हैं, है ना, इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो सबसे पहले जिस नगर को खोजा गया था, जिस शहर को खोजा गया था, उस जगह का नाम था हड़प्पा। तो सबसे पहला खोजा गया शहर था इस सभ्यता का हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। याद रखेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि सबसे पहले खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर को खोजा गया था, इसलिए सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, एक और नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, तो जो हड़प्पा सभ्यता हमारी फैली हुई थी, जब इसका खुदाई किया गया, खुदाई के उपरांत जब इनके शहर निकले तो लगभग 1500 प्लस यानी कि 1800 प्लस यहाँ से छोटे बड़े शहर निकले हैं। तो इनमें से जो मैक्सिमम शहर हैं, या तो वो सिंधु नदी के किनारे हैं, या फिर सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांशतः शहर थे, नगर थे, या तो वो सिंधु नदी के तट पर थे, या फिर सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे थे, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझने वाली है कि देखिए, किसी भी सभ्यता का जो विकास होगा वो प्रायः 99% केस में क्या होगा, वो नदी के तट पर ही होगा। जैसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को, तो वो भी देखेंगे कि हम लोग नदी के तट पर ही हुआ है। तो सभ्यता का विकास जो है वो नदी के तट पर ही होता है प्राय, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इस सभ्यता को कहते हैं। क्यों कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता? अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा में टीना मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। हम लोग जानते हैं कि कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसा दो धातुओं से मिलकर बना है, एक तांबा और एक टीन। तो तांबा और टीन मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा को बनाना जानते थे। इस बात से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों का विज्ञान भी क्या था, उन्नत अवस्था में था। उन लोगों को विज्ञान की भी जानकारी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बना लेते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, समझते हैं उनको। तो क्या है, इस सभ्यता को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था, हड़प्पा था, इसलिए से सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस बात को हम समझा दिया आपको। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, इस सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए, इसलिए से सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये भी समझा दिया आपको। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। कहता यहाँ के लोग तांबा एवं टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये बात भी हमने आपको समझा दी। अच्छा, नोट। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि जो एक शब्द है मेलुहा, ये बार बार यूज होता है। एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जब समकालीन सभ्यताएं, जिस समय हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय विश्व में कई और सभ्यताएं थी। तो उन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लिए इस मेसोपोटामिया के सभ्यता में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इस शब्द का नाम क्या है, मेलुहा। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे, हड़प्पा को मेलुहा मेलुहा कहते थे, है ना। जैसे हम ही लोगों का घर में अलग अलग नाम होता है ना, एक ही व्यक्ति का 2 3 4 नामों से पुकारा जाता है। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता था, तो मेलुहा कहा जाता था। अगर मेलुहा सभ्यता पूछा जाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात हो रही है। तो 4 नामों को हम लोगों ने समझ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम थे, एक हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु घाटी की सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता और एक मेलुहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग याद रखेंगे कि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने 1826 में दी थी।
इसने हड़प्पा टीले की जानकारी दी थी। अच्छा, हड़प्पा टीले यानी कि अगर हम याद रखें यहाँ पर स्पष्ट रूप से, तो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने खंडहर की जानकारी दी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के खंडहर की जानकारी या फिर टीले भी बोल सकते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में। इसके बाद कनिंघम जी ने भी कुछ हमें इसके बारे में जानकारी दी थी। और इसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। तो जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, है ना, कराची से लाहौर के बीच, यानी कि लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तो उस समय दो भाई थे जिसको हम लोग कहते हैं ब्रंटन बंधु। एक का नाम था जॉन ब्रंटन, एक का नाम था विलियम ब्रंटन। तो ये ब्रंटन बंधु जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, इन्हें भी क्या मिली? 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। तो जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन दो भाइयों ने इस सभ्यता की जानकारी 1856 में दी, जब वे लाहौर से कराची रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। आगे देखते हैं। इस सभ्यता की सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। इस बात को समझते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का प्रभार दिया गया था, वो दिया गया था सर जॉन मार्शल को। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के प्रभारी कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ? जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू की गई, तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दयाराम साहनी। याद रखेंगे, दयाराम साहनी। इन्होंने ही क्या कि सन 1921 में एक नगर खोजा, जो इस सभ्यता का एक बड़ा नगर भी है, जिसका नाम था हड़प्पा। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर खोजा गया, तो हड़प्पा खोजा गया। किनके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? तो 1921 में खोजा गया। और किसके नेतृत्व में खोजा गया? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया। आगे कहता, इस सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की। ठीक इसके एक साल बाद 1922 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या की? एक और नगर को खोज दिया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कुल कितने नगर थे, तो इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक में यहाँ लगभग 1500 प्लस नगरों की खुदाई हो चुकी है। तो उन सभी को हम लोगों को पढ़ना नहीं है, याद नहीं रखना है। तो हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उस बात को हम लोग समझेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में से कितने नगरों को, बड़े नगरों की संख्या दी गई है, तो उनका आंसर होगा 6। तो कौन कौन ये 6 नगर हम लोग देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े नगर कौन हो जाएंगे? हड़प्पा, एक मोहनजोदारो। इसके अलावा 4 और नगर देखते हैं, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो ये 6 नगर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर थे। आगे देखते हैं। अच्छा, एक हम लोग समझते हैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो को बारी बारी से। तो मोहनजोदड़ो क्या है? तो मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक नगर था, एक बहुत बड़ा नगर था, है ना। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन ये अभी भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ना। और किस नदी के किनारे है, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हरा मौसी। तो हरा मौसी मतलब मौसी जो है वो हरा साड़ी पहनती थी, तो इसे क्या याद रखेंगे? ह से हड़प्पा, रा से राबी, और मौसी मतलब मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। हरा मौसी मतलब ह से हड़प्पा, रा से राबी, और मौसी से मतलब मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मोहनजोदड़ो जो थी ये सिंधु नदी के किनारे थी, और इसको कहाँ खोजा गया था? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। और लरकाना जिला में किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तो भारत का, या फिर बोल दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो हम लोग याद रखेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तब हमारा आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। तो समझते हैं इसको। तो यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है।
इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अगर हमसे मीनिंग पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। अच्छा, खोजकर्ता कौन है, राखालदास बनर्जी। कब खोजा गया इसको, 1922 में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। अच्छा, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 1980 में शामिल किया। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता के विषय में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कोई इसका काल कुछ बताते हैं, कोई कुछ और बताते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य काल है, जिसको सभी इतिहासकार प्रायः मानते हैं, मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं, वो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है, या फिर बोल सकते हैं कार्बन 14 विधि के द्वारा जो इसकी तिथि निकाली गई है, वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता। समकालीन मतलब कि उसी समय की, यानी कि जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, क्या पूरे दुनिया में उस समय कोई और सभ्यता थी, तो हमारा उत्तर आएगा हाँ। अगर पूछा जाए कौन कौन सी सभ्यता थी, तो 3 सभ्यताएं थी। कौन कौन, तो पहला याद रखेंगे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता, और तीसरा याद रखेंगे चीन की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कितनी सभ्यताएं थी, तो 3। कौन कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। बारी बारी समझते हैं इसको। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो सभ्यता थी कहाँ थी, तो पहली बात इराक में थी। किस नदी के किनारे थी, तो दजला फरात नदी के किनारे थी। अच्छा, इसको याद करें। दुनिया की अगर सबसे पुरानी सभ्यता पूछी जाए तो कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अच्छा, इस सभ्यता का निर्माण कब हुआ था, तो 6000 बीसी, मतलब आज से लगभग 8000 साल पहले ये सभ्यता हमारे संसार में मौजूद थी। तो हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कहाँ थी, इराक में थी। किस नदी के किनारे थी, दजला फरात नदी के किनारे थी। और कब थी, तो लगभग आज से 8000 साल पहले, यानी कि 6000 बीसी के आसपास। अच्छा, एक और सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, है ना, ये मिस्र में थी। किस नदी के किनारे थी, तो नील नदी के किनारे थी। अगला चीन की सभ्यता, ये कहाँ पर है, तो वांगो नदी के किनारे कहाँ पर थी, चीन में थी। तो ये 3 सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। आगे, अच्छा नोट देख लेते हैं कुछ लोग। कहता वर्तमान समय में नील नदी दुनिया की सबसे क्या है, बड़ी नदी है। इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखें। अब इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, नील नदी है। अच्छा, हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसी नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। तो हुआंगहो नदी को ही पीली नदी या फिर चीन का शोक भी कहा जाता है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाएगा, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता अगर देखा जाए तो ये 3 देशों में फैली हुई थी। कौन कौन, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो जो मैक्सिमम हिस्सा है इसका, ये 2 ही देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से इसके केवल 2 स्थल मिले हैं, है ना। तो अगर हड़प्पा सभ्यता पूछी जाए कितने देशों में फैली हुई थी, तो 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा, भारत में देखते हैं कौन कौन सा स्थल था। एक है मांडा। मांडा कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। एक है रोपर, रोपर में बड़ी रो हो जाएगा, ऐसे होगा, ये रो होगा रोपर में, इसको सुधार लेंगे। तो रोपर, रोपर कहाँ पर है, पंजाब में पड़ता है। किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। अच्छा, ये राखी गढ़ी, हम बताए थे कि भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता की, वो कौन सी है, तो राखी गढ़ी। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया जाए तो आंसर होगा मोहनजोदारो, लेकिन वो कहाँ पर है, अभी पाकिस्तान में है। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हमारा आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। अच्छा, एक और स्थल है बनवाली, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, तो हरियाणा में। अच्छा, एक है सुतकोददा, एक है धोलावीरा, एक है रंगपुर, ये देसलपुर। ये चारों स्थल कहाँ पर है, तो गुजरात में। अच्छा, एक है दैमाबाद, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे दक्षिणी स्थल है, वो कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अगर नदी पूछ लिया जाए तो भी याद रखेंगे हम लोग, परवरा नदी। अगर पूछ लिया जाए दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे।
अच्छा एक और है आलमगीरपुर, हुलास, ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो मुख्य मुख्य है उसको याद रखेंगे। एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदारो, एक है चहुंदरो, एक है कोट दीजी, एक है आमरी। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अच्छा ये पंजाब यहाँ जो लिखे हैं, ये पंजाब भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है ना। तो पाकिस्तान का पंजाब का बात हो रहा है यहाँ पर। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर ये? पाकिस्तान में। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। अच्छा चहुंदरो, कोट दीजी और आमरी, ये भी कहाँ पर है? सिंधु में, सिंध में ही है। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे पाकिस्तान में। अब देखते हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में दो स्थान, एक मुंडीगाक, एक सुरतोगई। सुरतोगई का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसको सुधार लेंगे। ये सुरतोगई इस तरह का लिखा हुआ मिलता है बुक में। तो दो स्थल हम लोग याद रखें, एक मुंडीगाक, एक सुरतोगई। ये कहाँ पर से है? अफगानिस्तान से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जितने भी दरो दरो लगे हुए शब्द हैं, ये मैक्सिमम शब्द जो है पाकिस्तान के एरिया में ही है। इस बात को भी हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं लोग। अच्छा कुछ बात और याद रखते हैं। अच्छा हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को। इनके बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। अच्छा अगर मोहनजोदारो और चहुंदरो के बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। इस सभ्यता का आकार पूछ लिया जाए कैसा था? त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार तो स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन त्रिभुजाकार ही माना गया है। ये इस तरह का कुछ था, इसको हम लोग देखेंगे मैप में बाद में। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। अच्छा इस सभ्यता का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अच्छा वर्तमान समय में भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना था? 40% था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अच्छा इस सभ्यता में अभी क्या है? खुदाई जारी है। अच्छा इस सभ्यता का पूर्णतः खुदाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। इसके एक कारण क्या है कि ये सभ्यता जो है 2 देशों में फैली, 3 देशों में फैली, एक भारत और पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, तो उस एरिया में क्या हो रहा है कि हम लोग ठीक ढंग से खुदाई नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं करवा पा रहे, क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसकी खोज अभी भी जारी है। तो हाल फिलहाल में इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल सिनोली है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो सिनोली उत्तर प्रदेश में एक नया खोजा गया स्थान है। किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। और ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भी याद रखेंगे। अच्छा हड़प्पा सभ्यता की सीमा को देख लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तीर्थ। उत्तर, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा शहर था? तो मंडा, मांडा था। इसको ऐसे याद रखें, मांडा। ये लिखा हुआ गलत है। तो उत्तर में क्या है? मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। याद कैसे रखेंगे? आप अपना इंडिया का भी मैप देखिए, तो उत्तर में किधर हम लोग चल जाते हैं? जम्मू कश्मीर की तरफ चल जाते हैं, है ना। तो उस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। उत्तर में क्या है? मांडा है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और कहाँ पर पड़ता है जी? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में, दो से दक्षिण, दो से दैमाबाद। तो दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। किस नदी के किनारे है? परवनाथ नदी के किनारे। और कहाँ पर पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अच्छा पूरब में, तो पूरब में कहाँ पर? आलमगीरपुर। ये कौन नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर है पड़ता? तो उत्तर प्रदेश में। तो पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी सभ्यता? उत्तर प्रदेश तक। वहां पर कौन सा नगर मिला है? आलमगीरपुर। कौन नदी थी? हिंडन नदी। अच्छा पश्चिम में देखें अगर, तो पश्चिम में तो ये पाकिस्तान वाला एरिया में चल जाएगा। तो सुतकांगे डोर एक जगह का नाम है। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। कहाँ पर? बलूचिस्तान। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम लोग याद रखेंगे सभ्यता का। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोगों ने आज थ्योरी कवर की है। अब यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित एक टेस्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना प्रश्न सही हो पा रहा है ना। ये पार्ट 1 है। इसके बाद अभी हमारे पास बता अगले पार्ट में भी इससे संबंधित जानकारियों को कवर करेंगे। ये भी खत्म नहीं हुआ है। तो टेस्ट लगाते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1925 गलत, 1942 गलत, 1901 गलत, 1921 एकदम सही।
कहता निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में, है ना। अगला, हड़प्पावासी निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण थे? नहीं। कैसे थे? शहरी थे। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग थी? किस युग की थी? तो कांस्य युग, क्योंकि यहाँ के लोग क्या मिलाते थे? तांबा टीना मिलाकर कांसा बनाते थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक फैली हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये इन सब देशों में या इन सब क्षेत्रों में क्या थी? फैली हुई थी। अगला, कहता सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? हम लोगों ने पढ़ा था 3 सभ्यता, है ना। एक मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस बात को हम लोग याद रखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? बताया था 2500 बीसी से 1750 बीसी। अगला प्रश्न है, मिलान करें ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगा, और ऑप्शन 2 में क्या दिया है? रावी, सिंधु, भोगवाल, घग्गर। यानी कि एक में दिया है शहर, एक में दिया है नगर। तो हमने बताया था हरा मौसी, तो ह से हड़प्पा, है ना, र से रावी, है ना। तो हरा मौसी, मौसी बताया मुंह से मोहनजोदारो, सी से सिंधु, है ना। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। एक का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एक का हो जाएगा एक, एक का यहाँ 2 है तो होगा नहीं, एक का 4 यहाँ तो होगा नहीं, एक का 1 2 ऑप्शन में है। अच्छा, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे थी? तो सिंधु नदी के किनारे, मोसी, है ना। तो बी का 2, बी का 2 यहाँ है, बी का 2 यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा किस नदी के किनारे थी? तो कालीबंगा याद रखेंगे हम लोग, ये लोथल कहाँ था? लोथल था भगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो हमारा सही हो जाएगा, एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सेम क्वेश्चन है, आंसर 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हमने बताया था मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हेरोडोटस में ये कार नहीं होगा। कहता हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी। कहता रंगपुर, जहां हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? तो रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, कौन कौन थे? एक दयाराम साहनी, एक राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? तो हम लोग पढ़े थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल। अच्छा, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर, रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित था ना, यह पंजाब में पड़ता है। आंसर बी। अगला, मांडा किस नदी के किनारे था? मांडा चेनाब नदी के किनारे था। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार, तो आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंध सभ्यता ऐसा नाम हम नहीं पढ़ाए, लोथल सभ्यता ऐसा नाम नहीं पढ़ाए, मोहनजोदड़ो सभ्यता ऐसा नाम भी हम लोग नहीं पढ़ाए। तो क्या क्या पढ़ाए थे? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, कांस्य युगीन सभ्यता यानी मेलुहा, ये सब पढ़ाए थे। अगला मिलान करना है ना। तो सूची 1 में क्या दिया है? उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। इसको मिलाना है। तो उत्तर में कौन था? मांडा। तो 1 का क्या हो जाए? 1, उत्तर में मांडा। दक्षिण में क्या है? 2 से दक्षिण, 2 से दयमाबाद बताए थे। तो बी का क्या हो जाएगा? 2, ए का 1, बी का 2। अच्छा, पूर्वी सीमा, तो पूरब में किधर तक थे हम लोग?
उत्तर प्रदेश तक थे ना, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो सी का हो जाएगा 3। अच्छा, पश्चिम में कहाँ थे हम लोग? बलूचिस्तान में, तो डी का 4। A1 B2 C3 D4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में हमने पढ़ा था लोथल, है ना, तो लोथल कहाँ पर था? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह नगर भी था, हम लोग याद रखेंगे। तो आज हम लोग जहाँ तक थ्योरी पढ़ी वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स को भी लगा लिया। आगे इसका हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अर्पाश्रयता कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।